स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ी, बहुत ही उलझी हुई अंतर्राष्ट्रीय घटना पर नजर डाल रहे हैं। एक ऐसी पहेली जिसके दो बिल्कुल अलग-अलग जवाब लगते हैं। हाँ, सवाल यह है कि क्या अमेरिका वेनेजुएला में ड्रग्स चलाने वाले एक तानाशाह को हटा रहा है या फिर दुनिया के सबसे बड़े तेल के खजाने पर कब्जा कर रहा है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें दोनों तरफ के सबूत मिलते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हो क्या रहा है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। और ये सब सिर्फ अटकलें नहीं है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हाल के बयानों और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की नाटकीय गिरफ्तारी से जुड़ी खबरों पर आधारित है। तो चलिए इस मामले की पर्दों को खोलते हैं और शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप के उस एक बयान से जिसने मुझे लगता है पूरी दुनिया को चौंका दिया। कौन सा वाला? उन्होंने कहा, अमेरिका तब तक वेनेजुएला को चलाएगा जब तक वहां सत्ता का सुरक्षित, सही और समझदारी भरा बदलाव नहीं हो जाता। चलाएगा, हाँ, ये एक बहुत ही असाधारण बयान है। चलाएगा या रन इट, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? क्या वो एक कंपनी की बात कर रहे हैं? वही तो। क्या ये एक सैन्य कब्जा है? क्या वो एक कठपुतली सरकार बैठाने की बात कर रहे हैं? इस बयान की अस्पष्टता ही इसे इतना, आप कह सकती हैं, विस्फोटक बना देती है। सही कहा। तो हुआ क्या है असल में? कहानी शुरू होती है राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी से। उन्हें न्यूयॉर्क के एक डिटेंशन सेंटर ले जाया गया है। हाँ, और किसी देशीय राष्ट्रपति के साथ ऐसा होना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल। और अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैमेला बॉन्डी ने जो आरोप लगाए हैं वो इस घटना को और भी गंभीर बना देते हैं। मतलब ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आरोपों की लिस्ट तो देखिए। नार्को टेररिज्म साजिश, कोकीन इंपोर्ट साजिश, और भी है। मशीन गन रखना और अमेरिका के खिलाफ खतरनाक डिवाइस रखने की साजिश। एक मिनट, मशीन गन रखने की साजिश? हाँ। ये किसी देश के राष्ट्रपति पर लगने वाला आरोप तो नहीं लगता। ये तो किसी गैंग लीडर जैसा सुनाई दे रहा है। और यहीं पर हमें रुक कर सोचना होगा। ये शब्द बहुत सोच समझ कर चुने गए हैं। नार्को टेररिज्म सिर्फ एक डरावना शब्द नहीं है। इसका कोई कानूनी मतलब भी है। हाँ, ये एक बहुत ही खास कानूनी आरोप है जो अमेरिका को किसी दूसरे देश के मामले में दखल देने के लिए असाधारण अधिकार देता है। ये एक आपराधिक मामले को, आप कहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे में बदल देता है। अच्छा। जब आप किसी पे नार्को टेररिज्म का आरोप लगाते हैं तो आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि अमेरिका का दुश्मन है। तो ये एक तरह का कानूनी दांव-पेच है ताकि अमेरिका की कार्रवाई जायज लगे। बिल्कुल। और ट्रंप प्रशासन इसी नैरेटिव को, इसी कहानी को मजबूत कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे मादुरो का जानलेवा नार्को टेररिज्म अभियान कहा। उन्होंने मादुरो को बार बार एक अवैध तानाशाह भी कहा। तो ये एक तस्वीर बनाने की कोशिश है कि मादुरो वेनेजुएला के लिए ही नहीं बल्कि सीधे सीधे अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है। सही बात है। और बात सिर्फ ड्रग्स और बंदूकों तक ही नहीं रुकी। प्रशासन ने मादुरो को वेनेजुएला से अमेरिका आने वाले लाखों प्रवासियों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया है। हाँ, स्रोत के मुताबिक ट्रंप ने बिना कोई सबूत दिए ये भी आरोप लगाया कि मादुरो अपनी जेलों और पागल खानों को खाली कर कैदियों को अमेरिका भेज रहे हैं। तो मतलब ड्रग्स, आतंकवाद, अवैध प्रवासन, इन सभी संवेदनशील मुद्दों को एक व्यक्ति से जोड़ा जा रहा है। हाँ, यानी मादुरो से। इससे अमेरिकी जनता के सामने ये साबित करना आसान हो जाता है कि ये कार्रवाई क्यों जरूरी थी। अटॉर्नी जनरल बॉन्डी का बयान था कि मादुरो को अमेरिकी धरती पर अमेरिकी अदालतों में अमेरिकी न्याय का सामना करना पड़ेगा। संदेश साफ है, ये अब वेनेजुएला का अंदरूनी मामला नहीं है, ये अमेरिका का मामला है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हुई अमेरिका की तरफ की कहानी। एक खतरनाक ड्रग तस्कर तानाशाह जो अमेरिका के लिए खतरा बन गया था, इसलिए उसे पकड़ना जरूरी था। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। हाँ, और वो बिल्कुल विपरीत तस्वीर पेश करता है। मादुरो तो सालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये सब एक बहाना है। हाँ, मादुरो और उनके समर्थकों का हमेशा से यही कहना रहा है कि अमेरिका की नज़र ड्रग्स पर नहीं बल्कि वेनेजुएला के तेल पर है। उनके अनुसार ये सारे आरोप उन्हें सत्ता से हटाने की एक साम्राज्यवादी साजिश का हिस्सा हैं। और आमतौर पर ऐसे दावों को, आप जानते हैं, प्रोपेगेंडा कहकर खारिज किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर मामला इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि मादुरो के इस दावे को खुद राष्ट्रपति ट्रंप के ही एक बयान से वजन मिलता है। ओह हाँ, वो वाला बयान याद है जब अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट से एक तेल टैंकर जब्त किया और रिपोर्टर्स ने पूछा कि उस तेल का क्या होगा, तो ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने बहुत सीधे और सपाट अंदाज में कहा, मुझे लगता है कि हम तेल अपने पास रखेंगे।
आई थिंक विल कीप द ऑयल। ये ट्रम्प का क्लासिक स्टाइल है। कोई डिप्लोमेटिक भाषा नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा कह दिया जो मन में है। और इसी एक लाइन ने उनके प्रशासन के सारे आधिकारिक बयानों पर, जिसमें वो तेल के मकसद से इनकार कर रहे थे, एक तरह से पानी फेर दिया। तो अगर तेल ही असली वजह है तो हमें ये समझना होगा कि दांव पर कितना लगा है। मतलब वेनेजुएला के पास ऐसा क्या है जिसके लिए अमेरिका इतना बड़ा कदम उठाएगा? दांव बहुत बहुत बड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा अनुमानित तेल भंडार है। कितना? 300 अरब बैरल से ज्यादा। ये सऊदी अरब से भी ज्यादा है। सऊदी अरब से भी ज्यादा? हाँ। अब ये सच है कि ये ज्यादातर भारी कच्चा तेल है जिसे निकालना और रिफाइन करना थोड़ा महंगा और मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा भंडार तो बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल। तमाम राजनीतिक उथल-पुथल और कुप्रबंधन के बावजूद वेनेजुएला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल निर्यातक बना हुआ है। और यहीं पर कहानी में एक और किरदार आता है ना? हाँ, चीन। वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। तो अमेरिका का ये कदम सिर्फ वेनेजुएला को लेकर नहीं है, ये चीन को एक संदेश भी है और उस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश भी। तो यहाँ सिर्फ दो कहानियां नहीं टकरा रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दो अलग अलग मॉडल टकरा रहे हैं। सही कहा। एक तरफ अमेरिका का कानूनी हस्तक्षेप का मॉडल है और दूसरी तरफ वेनेजुएला का साम्राज्यवादी लालच का नैरेटिव। असली लड़ाई इस बात की है कि दुनिया इन दोनों में से किस कहानी पर यकीन करती है। एक कहानी ड्रग्स और लोकतंत्र की, दूसरी कहानी तेल और जियोपॉलिटिक्स की। और स्रोत हमें दोनों के लिए सबूत देता है। अच्छा, तो अगर अमेरिका सत्ता में बदलाव लाना चाहता है, जैसा ट्रंप ने कहा, तो कोई सोचेगा कि उनके पास कोई साफ योजना होगी, कोई नेता होगा जिसे वो समर्थन दे रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर कहानी और भी ज्यादा उलझाती है। हाँ, ये इस पूरी स्थिति का शायद सबसे पेचीदा हिस्सा है। ट्रंप ने बताया कि उनकी सरकार वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से बात कर रही है। वही जो मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब अंतरिम राष्ट्रपति बन गई हैं? हाँ, वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया है। और ट्रंप ने दावा किया कि रॉड्रिगेज ने अमेरिका जो भी कहेगा वो करने की इच्छा जताई है। ये सुनकर तो लगता है कि चलो अमेरिका को अपना आदमी मिल गया है, सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ है। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद डेल्सी रॉड्रिगेज खुद सरकारी टेलीविजन पर आती हैं और एक भाषण देती हैं। और उसमें वो क्या कहती हैं? उस भाषण में वो कहती हैं कि वेनेजुएला किसी साम्राज्य की कॉलोनी नहीं बनेगा। वो जोर देकर कहती हैं कि देश के एकमात्र राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करती हैं। क्या? ये तो बिल्कुल 180 डिग्री का यूटर्न है ना? एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो सहयोग करने को तैयार हैं और दूसरी तरफ वो सार्वजनिक रूप से अमेरिका को ही साम्राज्य बता रही हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? यहाँ कई संभावनाएं हैं। पहली, क्या ट्रंप ने स्थिति को गलत समझा या बढ़ा चढ़ाकर पेश किया? ये मुमकिन है। दूसरी, और ये ज्यादा दिलचस्प है, क्या डेल्सी रॉड्रिगेज दोनों तरफ खेल रही हैं? मतलब पर्दे के पीछे अमेरिका से डील कर रही हैं और सार्वजनिक रूप से मादुरो के कट्टर समर्थकों और सेना को खुश रखने के लिए अमेरिका विरोधी बयान दे रही हैं। ओह, तो ये तो बिल्कुल शतरंज की चाल जैसा लगता है। दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिका का विरोध करो, लेकिन पीछे के दरवाजे से अपनी सत्ता पक्की कर लो। ये वेनेजुएला की राजनीति का एक जाना पहचाना तरीका हो सकता है, लेकिन इस उलझन में एक और हैरान करने वाली बात है। वो क्या? ट्रंप ने विपक्ष की सबसे प्रमुख और लोकप्रिय नेताओं में से एक मरिया कोरिना मचादो को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ये वाकई अजीब है। मचादो ने 2024 के चुनावों में विपक्ष की तरफ से भारी समर्थन जुटाया था। वो लोकतंत्र की समर्थक मानी जाती हैं और वो तो ट्रंप की बहुत बड़ी प्रशंसक भी रही हैं। हाँ, उन्हें तो अमेरिका का स्वाभाविक सहयोगी होना चाहिए था, लेकिन ट्रंप ने उनके बारे में कहा कि वेनेजुएला में नेता बनने के लिए उनके पास ना तो समर्थन है और ना ही सम्मान। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर अमेरिका एक सुरक्षित, सही और समझदारी भरा बदलाव चाहता है, तो वो एक स्थापित और लोकप्रिय विपक्ष को नजरअंदाज क्यों कर रहा है और उसकी जगह एक ऐसे व्यक्ति पर दाव लगा रहा है जो सार्वजनिक रूप से उन्हीं के खिलाफ बोल रहा है? ये रणनीति सच कहूं तो समझ से परे है। इसका कोई विश्लेषण है? एक सिनिकल विश्लेषण ये हो सकता है कि अमेरिका एक ऐसा नेतृत्व चाहता है जिसे वे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकें।
मचाडो जैसी नेता जिसके पास अपना खुद का मजबूत जनाधार है, शायद उतनी आसानी से नियंत्रण में ना आए। जबकि डेल्काई रोड्रिगेज, जो मादुरो सरकार का हिस्सा थी, शायद सत्ता में बने रहने के लिए ज्यादा समझौते करने को तैयार हों। शायद, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। तो ये सब अचानक तो नहीं हुआ। स्रोत बताते हैं कि इसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब से ट्रंप ने जनवरी में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है, उन्होंने वेनेजुएला सरकार पर लगातार दबाव बढ़ाया है। कैसे? सबसे पहले मादुरो को पकड़ने के लिए जो इनामी राशि थी उसे 2 गुना कर दिया गया। ये एक साफ संकेत था कि अमेरिका अब गंभीर है। और फिर जमीनी स्तर पर, या यूं कहें कि समुद्री स्तर पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। हाँ, सितंबर से अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर में उन जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए जिन पर ड्रग्स ले जाने का शक था। स्रोत बताता है कि ऐसे 30 से ज्यादा हमले हुए हैं जिनमें 110 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो ये एक तरह की नाकाबंदी थी। हाँ, एक धीरे धीरे बढ़ता हुआ दबाव, एक स्लो मोशन सीज जो अब मादुरो की गिरफ्तारी के रूप में अपने चरम पर पहुंच गया है। लेकिन अब जब वो हो गया है तो आगे क्या? यही सबसे बड़ा सवाल है। बीबीसी की संवाददाता लिज डूसेज के विश्लेषण का सार यही है कि आगे का रास्ता बिल्कुल भी साफ नहीं है। उनके शब्दों में इस स्थिति में बहुत ज्यादा अस्पष्टता, अनिश्चितता और जोखिम है। और सबसे बड़े जोखिम क्या हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल वेनेजुएला की सेना को लेकर है। बिल्कुल। सेना हमेशा से मादुरो के शासन का सबसे मजबूत स्तंभ रही है। अब जब मादुरो नहीं है तो वो सेना किसके प्रति वफादार रहेगी? ये $1 मिलियन का सवाल नहीं, ये बिलियन बैरल ऑयल का सवाल है। अगर सेना एकजुट होकर नए नेतृत्व यानी डेल्सी रोड्रिगेज का समर्थन करती है तो शायद सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? लेकिन अगर सेना विभाजित हो जाती है, कुछ गुट मादुरो के प्रति वफादार रहते हैं, कुछ नए नेतृत्व के साथ जाते हैं और कुछ अपना अलग खेल शुरू कर देते हैं, तो देश गृह युद्ध की स्थिति में भी जा सकता है। सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि सेना के जनरल क्या फैसला लेते हैं। और एक और बड़ा जोखिम है जो खुद ट्रंप के बयान से पैदा होता है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना को जमीन पर भेजने में उन्हें कोई चिंता नहीं होगी। हाँ, और ये तो उनके अपने ही सबसे बड़े चुनावी वादे के खिलाफ जाता है। बिल्कुल। उन्होंने अपने समर्थकों से वादा किया था कि वो अमेरिका को अंतहीन युद्धों से बाहर निकालेंगे। उन्होंने एक ऐसा राष्ट्रपति बनने का वादा किया था जो युद्धों को रोकेगा, न कि नए युद्ध शुरू करेगा। वेनेजुएला में अमेरिकी सैनिकों को भेजना इस वादे का सीधा उल्लंघन होगा। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है, अमेरिका ने वेनेजुएला में सीधा हस्तक्षेप किया है, राष्ट्रपति मादुरो गिरफ्तार है। आधिकारिक कारण नार्को टेररिज्म बताया जा रहा है, और लेकिन तेल पर नियंत्रण का मकसद भी शीशे की तरह साफ नजर आ रहा है। वेनेजुएला का राजनीतिक भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है। और अमेरिका जिस नेतृत्व का समर्थन कर रहा है वो खुद विरोधाभासी बयान दे रहा है। स्थापित विपक्ष को किनारे कर दिया गया है और ट्रंप प्रशासन के ये कदम उनके ही पिछले वादों के खिलाफ जाते दिख रहे हैं, जिससे आने वाले समय में जोखिम और भी बढ़ गया है। ये वाकई एक बहुत ही जटिल और खतरनाक स्थिति है। यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। स्रोत में बार बार उल्लेख है कि वेनेजुएला